मौसम बेहद खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। फातिमा बेगम की तबीयत आज थोड़ी खराब थी, इसीलिए उनके लिए पानी भरना मुमकिन नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी आयशा को कहा कि करीब ही नदी से पानी भरकर लाए। अपनी मां की हालात देखकर आयशा भी कुछ कहे बगैर उठी। आमतौर पर वो इस तरफ कभी नहीं जाती थी। वो गिनी चुनी बार इस तरफ गई थी, वह भी अपनी मां के साथ। आज वो अकेली जा रही थी और यह पहली बार हुआ था। रास्ते में एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उसे यूं महसूस हुआ कि कोई बैठा उसे घूर रहा है। उसे साफ तौर पर किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ। उसके पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। उसने डर के मारे पहले तो आंखें बंद कर लीं, फिर डरते डरते ऊपर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। नदी तक जाने और वापस आने तक उसे अपनी कमर पर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती रही। वह बार बार बेसाख्ता पीछे पलट कर देखती, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह आगे मुड़ती, नजरों की तपिश दोबारा से महसूस होने लगती। जब वह घर पहुंची, खौफ और परेशानी से उसका बुरा हाल था। जब उसकी मां ने उससे पूछा, उसने अपनी मां को कुछ भी न बताया और बात टाल दी। आयशा एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। अगर उसे कश्मीर की वादी की शहजादी कहा जाता तो इसमें कुछ भी गलत बात न होती। हर तरफ उसके हुस्न के चर्चे थे। वो अपनी मां, एक भाई और एक बहन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कारवेह उसके चाचा का घर था। उसकी मंगनी बचपन से ही उसके चाचा के बेटे जैन के साथ तय हो गई थी। अब बहुत जल्द आयशा और जैन का निकाह होना था। उस रात आयशा अपने बिस्तर पर लेटी थी। ऐसी खुशबू उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सूंघी थी। वह ये खुशबू सूंघ कर हैरान रह गई। इससे ज्यादा खूबसूरत खुशबू उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सूंघी थी। अचानक उसके बाल खुद ब खुद हवा में उड़ने लगे। उसे शदीद हैरत हुई क्योंकि हवा रुकी हुई थी। फिर उसके बाल कैसे उड़ रहे थे? अचानक उसके दिल को एक खौफ ने आ घेरा। उसने डर के मारे आसपास देखा, लेकिन गहरी खामोशी थी। इसके बरक्स उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके पास मौजूद है, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रही थी। उसे गड़बड़ का शिद्दत से एहसास होने लगा। अभी वो उठकर भागती ही कि उसे लगा कि किसी ने उसके कदम जमीन पर जकड़ लिए हैं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही फंस गई। उसका बुरा हाल था। जैसे ही उसकी नजर अपनी छत पर पड़ी, वह तो सुकून नींद में सो रही थी। अचानक एक बेहद खूबसूरत आवाज पर उसकी आंख खुल गई। कोई बेहद सुरीली आवाज में गाना गा रहा था और अपने गाने में उसका नाम लिए जा रहा था। वो बेहद हैरान हुई। खौफ और दहशत के मारे उसकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन कोई गैर मरी या कगुव्वत थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने घर से काफी दूर जंगल की तरफ आ गई। हर तरफ अंधेरा और गहरी खामोशी थी। दूर दूर से जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे सामने एक छाया दिखाई दी। आयशा डरते डरते उसकी तरफ बढ़ने लगी। अभी वह उसके कंधे पर हाथ रखती ही कि वह हवा में ही गायब हो गया। बस आयशा को ऊंची ऊंची कहकहों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसी पर हंस रहा हो, उसका मजाक बना रहा हो। आयशा ने जोर से अपने कानों पर हाथ रख लिए। दूर ही अली यह मंजर देख रहा था। उसने आयशा को उठते और बाहर आते हुए देख लिया था। वो भी हैरान था कि रात को वो बाहर क्या करने आई है, लेकिन आयशा की हालात और चीखें देखकर वो भी परेशान हो गया और भागता हुआ आयशा की तरफ आया। जैसे ही वह आयशा के पास पहुंचा, आयशा बेहोश हो गई। शदीद बुखार में तप रही थी। आयशा को 3 दिन तक शदीद बुखार रहा। सब घर वाले उसकी हालत देखकर परेशान थे कि उसे क्या होता जा रहा था, जबकि उसकी चाची बार बार उसकी शादी पर जोर दे रही थी। फातिमा बेगम ने टाल दिया। एक दिन आयशा किचन में थी। जैसे उसने गोश्त की तरफ देखा तो वह गोश्त नहीं बल्कि गंदगी था। आयशा ने जोर से चीख मारी और गोश्त जोर से जमीन पर नीचे फेंक दिया और ऊंची आवाज में चीखने लगी और रोने लगी। सब घर वाले परेशानी से किचन में आ गए। किचन में उसकी होने वाली सास भी बैठी हुई थी। जब उन्होंने किचन में आकर देखा तो गोश्त नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था, जबकि आयशा जोर जोर से पीछे की तरफ हट रही थी और रो रही थी। यह मंजर देखकर वह सब हैरान रह गए। फातिमा ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और बोली, क्या हो गया बेटा? आयशा बिलखती रही, अम्मी वह देखें, वह गोश्त नहीं,